कहते हैं अगर परिश्रम, मेहनत और लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद रास्ता ढूंढ ही लेती है। हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, हौसला अगर मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों से निकली एक ऐसी ही कहानी है रुद्रप्रयाग जिले के चौरा गांव के प्रदीप बंगवाल की, जिन्होंने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पंख दिए और भारतीय योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रदीप बंगवाल के लिए योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ऋषिकेश से प्राप्त विधिवत योग शिक्षा ने उन्हें शारीरिक अनुशासन के साथ आत्मिक शांति और संतुलन का अर्थ समझाया। यही समझ उन्हें देश की सीमाओं से बाहर ले गई और भारतीय योग परंपरा को विश्व पटल तक पहुंचाने का माध्यम बनी। आज प्रदीप चीन में एक सफल योगाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। सैकड़ों चीनी नागरिक उनसे योग, ध्यान और प्राणायाम सीख रहे हैं। योग के माध्यम से वे लोगों को तनाव मुक्त जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक शांति की दिशा दिखा रहे हैं। योग के साथ साथ प्रदीप ने चीन में बिस्ट्रो की एक चेन भी विकसित की है, जो भारतीय स्वाद और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिला रही है। यह उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और उद्यमशील सोच को दर्शाता है। सबसे खास बात यह है कि प्रदीप बंगवाल विदेश में फंसे या संकट में पड़े भारतीयों के लिए एक मजबूत सहारा भी बन चुके हैं। भाषा की बाधा हो या कोई आपदा स्थिति, वह हर मोर्चे पर मदद के लिए आगे खड़े नजर आते हैं। चौरा गांव से निकलकर योग, व्यवसाय और मानव सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रदीप बंगवाल की यह यात्रा साबित करती है कि जब नीयत साफ और हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी रास्ता बन जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। मैं हूं योगेश धस्माना। आपकी बात संवाद 365 के साथ हर बार एक नई शख्सियत, और इस बार एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो पिछले 10 सालों से चीन में रह रहे हैं और चीन में एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिस भूमिका की मांग जो है, डिमांड इस वक्त पूरी दुनिया में है। जी हाँ, एक योगा इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभा रहे हैं और 10 साल से चीन के लोगों को योग सिखा रहे हैं, उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा उनके बारे में अगर जाना जाए तो इस वक्त जो है एक वो ऐसी भूमिका निभा रहे हैं, एक मददगार की भूमिका में भी वो इस वक्त हैं। चीन में जितने भी भारत के लोग जो है वहाँ रह रहे हैं, वहाँ कार्य कर रहे हैं, उनकी वो मदद कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत बनकर वो उभर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जो है कई काम वो वहाँ पर कर रहे हैं। एक बिस्ट्रो की चेन जो है वहाँ पर वो इस वक्त जो है बना रहे हैं और इसी के माध्यम से जो है वो अपने देश के साथ साथ उत्तराखंड का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं, वो शख्सियत है जिनका नाम है प्रदीप बंगवाल। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रदीप बंगवाल और मैं अभी चीन के ग्वांगजू शहर में रहता हूँ। मूल रूप से मैं आपके रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के चौरा गांव से बिलोंग करता हूं और हाल में अभी रानी पोखरी डांडी में हमारा निवास है सर। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत की ही अगर हम बात करें कि ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। चाइना की जर्नी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपके रुद्रप्रयाग के जो आपका गांव है, पैतृक गांव, वहाँ से कैसे शुरुआत हुई। और कहते हैं कि अपना भविष्य अपने देश में बनाना आसान है, दूसरे देश जाकर थोड़ा मुश्किल है, उसके बारे में ज़रा बताइए। सर, रुद्रप्रयाग से तो जो हमारा जखोली ब्लॉक में जो चौरा गांव पड़ता है, वहाँ से तो हमारे पिताजी हमें बचपन में ऋषिकेश लेके आ गए थे, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई होती है उस टाइम पे ये था कि ऋषिकेश जैसे क्षेत्रों में, देहरादून में अच्छी होती है, तो पिताजी हमें बचपन में यहाँ लेके आ गए थे। तो यहाँ पे हमने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करी है। फिर संस्कृत महाविद्यालय में गुरुकुल में रह के जो शास्त्रीय आचार्य होता है वो पूरा किया है। साथ साथ BA MA भी किया कि ताकि अदर जो फील्ड हैं उनका भी नॉलेज हो सके। तो उसके बाद यहाँ पे भी कुछ धार्मिक जो संस्थाएं थी उनमें रही है। जैसे कि बात करें तो जो आपका ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में जो आरती होती है, जो उसमें जो बनारस का जो रूप दिया गया है 2015-16 के टाइम पे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको चेंज करके गंगा सभा बनाया, तो उसमें जो बनारस का जो स्वरूप दिया गया है उसका सौभाग्य मुझे मिला था। और इसके साथ साथ आपके राम झूला में और जितनी भी आरतियाँ होती हैं जो आप एक नए स्वरूप में देख रहे हैं बनारस के स्वरूप में, तो 2015 में अपने कुछ 2-3 मित्रों के साथ मैंने मिल के हमने ये जो
ऋषिकेश की गंगा आरती को बनारस के स्वरूप देने का वो किया। 2 साल तक मुझे मौका मिला त्रिवेणी घाट में प्रोग्राम डायरेक्टर का उसका रूप में। उसके बाद फिर मैं योग की पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो फिर मैं अपना चीन रोजगार के लिए चला। योग की पढ़ाई भी आपने ऋषिकेश से? जी सर, जी सर। कहाँ से? ऋषिकेश में जो मेरी पढ़ाई हुई है वो भरत मंदिर संस्कृत महाविद्यालय से हुई है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया था अपना शास्त्री के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी। वापस आया तो फिर मैं अपना आचार्य जयराम संस्कृत महाविद्यालय उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया। साथ साथ बीए भी किया श्रीदेव सुमन आपका टिहरी गढ़वाल से। तो पढ़ाई का जो सफ़र था ये काफ़ी लंबा था, काफ़ी साल लगे हैं, क्योंकि जब तक जॉब ना लगे, कुछ रोज़गार ना हो, तब तक पढ़ते रहें, कुछ नया ज्ञान मिलता रहे। तो यही एक वो था सर। लेकिन आपके समक्ष एक कथावाचक और एक व्यास की भूमिका निभाने की जो है सारी आपने पढ़ाई पूरी कर ली थी। हाँ, वो था, एक सपना था कि मैं संगीतकार बनूं या फिर व्यास बनूं या फिर वो बनूं। लेकिन वो कहते हैं जो किस्मत ने को एक जो समय और किस्मत जिस रूप में ले जाए तो हमें वही। मैंने काफ़ी प्रोफेशन में गया मैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में होते हैं कि पहले फ़ौजी की तैयारी करते हैं, फ़ौजी नहीं तो होटल हो गया, होटल नहीं होता कहीं और हो गया। तो मेरा भी ऐसे था। तो मैं होटल मैनेजमेंट के रूप में भी काम किया मैंने। मैं असिस्टेंट मैनेजर तक किया। ऋषिकेश में 3-4 बड़े होटल हुआ करते थे उस टाइम पे, अभी भी हैं। अमेरिस है, एलबी है, वसुंधरा है और देवा पैलेस करके बड़े बड़े, देव रिट्रीट करके बड़े 4 स्टार लेवल के उस टाइम के होटल थे, अभी भी हैं। तो उनमें मैं असिस्टेंट मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ये सब भूमिकाएं निभाई हैं। साथ साथ फिर ये योग भी चलता रहा। तो रात्रि के टाइम जैसे अपनी जॉब हो गई, दिन के टाइम पे पढ़ाई हो गई। जैसे पढ़ाई पूरी तो फिर विदेश चले गए सर। शास्त्री के बाद आचार्य आपने किया जी। और उसके बाद कई लोगों का सपना होता है कि ज्योतिषाचार्य बना जाए। और ज्योतिष ऐसा क्षेत्र है जो एक जिसमें अपार संभावनाएं हैं। उस क्षेत्र में जाने की नहीं सोचकर आपने जो है एक तरफ देखा कि योगा से लाइफ बैलेंस कैसे किया जा सकता है। ऐसी सोच कैसे मतलब आपके मन में आई कि वैसे तो क्या होता है कि जब हम हमारे गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो योग वहाँ पे एक विषय होता है पहले से ही। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि योग इतना बहुत एक पॉपुलर सब्जेक्ट नहीं था। तो 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बने, उसके बाद उन्होंने 21 जून के बाद जो योग का एक आह्वान किया, उसके बाद से एक जो लहर चली पूरी दुनिया में योग की। तो मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का कि ऋषिकेश में पहले मुझे लगता है हर योग कॉलेज में मुश्किल से 50 सीटें होती थी, या मतलब बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो योग महाविद्यालय खुले हैं ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, तो उसके बाद एक लहर सी हुई। तो जब अब स्टूडेंट बड़े हैं तो सिंपल सी बात है कि पीछे वैकेंसीज बहुत हैं, इसलिए बड़े हैं। तो एक बहुत बड़ा हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी उस टाइम पे। तो हम अपने काफ़ी साथियों के साथ उस टाइम पे हमने MA योग किया। और आज हमारे सारे साथी विदेशों में, कोई आपका यूरोप है, कोई वियतनाम, कोई चाइना, अलग अलग सिंगापुर, अलग अलग कंट्री में अपना काम कर रहे हैं सर। और जिस तरीके से आप रुद्रप्रयाग से फिर सीधा आपने जो है चीन का रुख किया, और चीन में इस वक्त आप जो है योगा स्टूडियो चला रहे हैं जहाँ पर कई जो है चीनी नागरिक जो है योग सीखने आते हैं। इस जर्नी के बारे में आपसे जानना है। 2016 के बाद पहले तो इंडोनेशिया और 2-3 कंट्री थी, उसमें हमने कुछ प्रोग्राम चलाए। जैसे उसमें एक प्रोग्राम था इंडोनेशिया भारत संगम करके, तो उसमें वहाँ पे प्रोग्राम करते थे योग की अवेयरनेस के लिए। उसके बाद जो चीन की जर्नी है वो शुरू हुई उसी टाइम पे। तो सबसे पहले मैं एक दूसरे शहर गया, और लेकिन होता है ना कि शुरू में एकदम से अच्छा नहीं मिल जाता या सक्सेस नहीं मिल जाती। तो पहले मेरे साथ भी जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ भी एक हिसाब से मैं कहूँगा कि फ्रॉड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये होता कि मनमानी वाला हुआ। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि आपकी सैलरी इतनी नहीं, आपको इतनी मिलेगी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि मैं सोच के गया था कि इतना कमाऊँगा, घर वालों की लाइफ और बेटर करूँगा, ये करूँगा। लेकिन जब मुझे वहाँ पर चला, मैंने काउंट किया, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बस वही मेरे लिए एक साहसिक वो था कि मुझे इनकी मालिक जो बॉस था, इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है और बस लड़ना है और निकलना है। तो 10 दिन के भीतर ही एक अनजान शहर में, उस टाइम पे उम्र भी शायद में आज से 10 साल पहले जाएं तो इतना बहुत यंग भी नहीं था, मतलब आज की मैच्योर भी नहीं था। तो बस वो एक साहसिक वो था कि मालिक को मना किया। मालिक ने धमकी भी दी कि हम तुझे पुलिस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं वो ईश्वर का आशीर्वाद था, वो हिम्मत आ गई, मना कर दिया, बैग उठाया और दूसरे शहर में चले गई जॉब करने के लिए। तो उसके बाद फिर ग्वांगझू शहर में पहुंचा। तो ग्वांगझू शहर के बारे में बोलूँगा कि हाँ, शहर ने मुझे अपनाया। कहते हैं कि हर शहर आपको अपनाता है, तो वो जो पहला वाला शहर था उसने मुझे नहीं अपनाया, लेकिन इस शहर ने मुझे बखूबी अपनाया। तो यहाँ आने के
बाद फिर मेरा छोटा भाई है प्रवीण बंगवाल, उसके साथ मैं उसको भी लेके आया। फिर हम दोनों भाइयों ने अपना कारोबार शुरू करा। तो आज की डेट में ईश्वर की कृपा से अच्छा योग के क्षेत्र में अच्छा कारोबार है हम दोनों भाइयों का ग्वांगजू शहर में, चीन। ग्वांगजू के लोगों को ग्वांगजू में आप जो है एक योगाचार्य प्रदीप बंगवाल के नाम से जाने जाते होंगे। जी जी। और कैसा लगता है जब चाइना के लोग जो है योग के प्रति आकर्षित होते हैं? चीन जो है एक जो देश है वो फिटनेस को लेके बहुत अवेयर है। आपने सुना भी होगा, अब तो सोशल मीडिया में बहुत अवेयरनेस है दूसरे देशों को लेके। तो चीन पहले से ही बहुत अवेयर हैं वो अपनी फिटनेस को लेके, अपना खान पीन को लेके, डाइट को लेके। तो डाइट के साथ साथ उनको फिटनेस भी चाहिए होती है। तो फिटनेस में क्या है कि वो पहले उनके पास जैसे जिम था, लेकिन बाद में वो कहते हैं उनको भी पता चला कि जिम सिर्फ कुछ टाइम का है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उसके लिए अगर कोई उनको एक स्पोर्ट्स चुनना है, कुछ फिटनेस चुननी है, तो वो योग है। तो पूरे चीन ने बहुत बड़े लेवल पे योग को अपनाया है और वहाँ पे योगा फुल टाइम है, ऐसा पार्ट टाइम नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह करना है शाम करना नहीं। ये एक 8 से 10 घंटे की जॉब होती है उन लोगों के लिए। तो ये 24 आवर्स होता है, सुबह खुल जाते हैं फिर रात को बंद होते हैं, तो प्रॉपर तो हर टाइम क्लासेस चलती हैं। तो वो बस एक फिटनेस वो है, उनका डेली लाइफ है, रूटीन है कि जैसे हर दिन खाना खाना है वैसे हर दिन योग भी करना है। तो वो चीन के लोगों का एक रूटीन है डेली लाइफ। मतलब भारत में तो अमूमन ये देखा जाता है कि या तो सुबह के टाइम योग करें या फिर शाम के टाइम योग करें। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है लोग योग फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने बोला चीन में योग फुल टाइम है। फुल टाइम का मतलब भारत में क्या पार्ट टाइम है। आप जैसे हम अपनी बात करें तो पहले भी हम सोचते थे कि योग ही तो है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो कोई इतना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन वहाँ पे फुल टाइम है। बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं, चेन होती है, बहुत कंपनियाँ होती है, छोटी होती हैं बड़ी होती हैं, हर बजट की होती हैं। किन्हीं में हज़ारों फीस पड़ती है, किसी में लाखों फीस पड़ती है। तो जिसका जो स्टैंडर्ड है वो उसको वो करता है, लेकिन करते सब हैं मतलब फुल टाइम उस पर, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं डाइट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट के साथ साथ जो बॉडी फंक्शनिंग है उसके लिए योग को उनकी लाइफ में चाहिए। जैसे मांसपेशियों का खिंचाव है, बॉडी स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए वो योग को सबसे परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि योग के अंदर सब चीज़ है आपका, अगर आप डिटेल्स में जाएं तो लेकिन ये दो चीज़ें एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। जिस तरीके से योगा का जो है जन्म जो है उत्तराखंड से माना जाता है, योग नगरी जो है ऋषिकेश को कहा जाता है। तो चाइना के लोग भी आकर्षित होते हैं कि हम यहाँ पर योग करें, लेकिन एक बार हमें तीर्थ नगरी या योग नगरी ऋषिकेश ज़रूर जाना है, वहाँ जाकर देखना है कैसे योगा प्रैक्टिस किया जाता है। यही वजह है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जो है योगा को लेकर भी कई जो है चीनी नागरिक आते हैं और यहाँ भी योगा करते हैं। अगर आप कोविड से पहले देखा जाए 2020 से पहले, क्योंकि अभी 2020 से लेके 25 तक चीन और भारत के बीच जो था वो वीज़ा अभी बंद थे। अभी सरकार ने खोला है मोदी जी की यात्रा के बाद। लेकिन अगर 2020 से पहले जाएं तो हर वो चीनी योगा टीचर जिसने योगा सीखा है, योगा पढ़ाना चाहता है, वो तब तक योगा टीचर अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करता था जब तक वो एक बार ऋषिकेश ना आ जाए। यहाँ से वो जो हमारे 200 आवर्स के TTC कोर्स होते हैं वो ना करवा दे। तो वो उन लोगों का भी एक सपना होता है। और अभी जैसे ही वीज़ा ओपन हुए हैं, हर किसी ने वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं, सिर्फ टीचर ही नहीं, जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो वहाँ पे सीख रहे भी होते हैं, उनका भी एक मन होता है, सपना होता है कि एक बार ऋषिकेश के गंगा किनारे जाके योग करें, जहाँ पे योग पैदा हुआ है। क्योंकि और सिटीज़ के बारे में जो योग वाला है वो जाने ना जाने, बट ऋषिकेश का नाम वो जानता है। वो जानता है कि योग कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ बना है। तो वो यहाँ पे आना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, तो आते हैं। मुझे लगता है हर साल हज़ारों लाखों चीनी नागरिक आते होंगे इंडिया और योग सीखते हैं, योग सीख के वापस जाते हैं और बहुत अच्छी मेमोरी लेके जाते हैं। वो यहाँ पे जज करने नहीं आते हैं, वो सिर्फ आते हैं बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ सीख के फिर वापस जाते हैं। फिर मतलब योग में अगर ऋषिकेश के किसी अच्छे आश्रम की स्टैंप है तो ये लगता है कि हाँ भाई ये जो है असली योगाचार्य हैं। जो मतलब ये ऐसा नहीं है कि पूरे देश में योग सिखा रहे हैं, लेकिन तीर्थ नगरी ऋषिकेश की एक अलग ही बात है। वो तो एक बहुत बड़ा, वो हर देश के लिए है। मुझे लगता है हर देश के जितने भी योगा टीचर हैं, बड़े बड़े या फिर कोई भी योगा टीचर है, वो उसका एक सपना होता है कि मैं वहाँ जाके एक बार देखूँ, योग करूँ। और उसके बाद क्योंकि एक अंदर सा होता है ना, आप दुनिया को बोल दोगे कि मैं योग गुरु हूँ, लेकिन अपने आप को जब तक नहीं बोलोगे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वो इनका एक सपना होता है सबका। तो उसमें चीन के नागरिक भी एक हैं। तो ऐसे में कई बार जो हम टेस्टिमोनियल्स की बात करते हैं कि पहले दिन योग करने को आया तो उसे कोई ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। आपके साथ भी ऐसी कुछ कहानियां हैं जुड़ी हुई आपके योगा स्टूडियो से कि कोई लोग
इस किसी बीमारी से ग्रसित था, लेकिन आज जो है वो पूरी तरह फिट है और वो कहता है कि मुझे फिट करने में योग का जो है एक बड़ी भूमिका है। बेसिकली मैं आपके एक पॉइंट में थोड़ा सा वो करना चाहूँगा। जो चीन में जो योग का है, तो हमारे भारत में योग को माना जाता है कि बीमारी ठीक करने का एक वो माना जाता है, लेकिन योग कोई मतलब डॉक्टरी चिकित्सा नहीं है। ये एक जीवन जीने की शैली है ना, वो एक ये लाइफस्टाइल है। तो वो लोग इस चीज़ का इंतजार नहीं करते हैं कि कब मेरा कमर दर्द हो और मैं योग सीखने जाऊं, कब मेरा कोई बीमारी हो सर तो मैं योग, वो शुरू से ही मतलब बीमारी को शुरू ना होने दो, उसकी पहले ही जड़ काट दो। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे लगता है सिर्फ 10% जो लोग होते होंगे वो आते हैं बीमारियों को लेके। 90% ऑलरेडी वो पहले से ही बहुत मतलब स्वस्थ हैं, इसलिए वो योग कर रहे हैं। और उनका योग बहुत एडवांस लेवल का होता है, जो इसको आप सब अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा ये जिम्नास्ट है, ये एरोबिक है, ये ऐसा है। तो वो लोग इंतजार नहीं करते कि मैं कब बीमार हूँ योग करूँ, नहीं। वो लोग हाँ, जो बीमार होते हैं वो आराम करते हैं, और जब वो स्वस्थ होते हैं वो योग करते हैं। मतलब यहाँ जो लोग बेसिक योगा से शुरू करते हैं, वहाँ पर जो उनकी जो क्लास है वो हठ योग से शुरू होती है। बिल्कुल। यहाँ पे क्या एक्चुअली भारत में योग है, लेकिन काफ़ी भ्रांतियाँ भी हैं, जैसे कि योग तब करना है जब हम बीमार हो जाएं। नहीं, योग एक लाइफस्टाइल है, आपको करना है। और बहुत से जैसे मतलब स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें योग भी एक है, आप चूज़ कर सकते हैं कुछ भी। अब जैसे हमने योग को चूज़ किया हुआ है हमारी लाइफस्टाइल के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने योग को वो किया हुआ है। तो उन लोगों का क्या होता है कि वो लेवल अपना अप करते रहते हैं। 6 महीना जैसा प्रैक्टिस किया, फिर 6 महीने बाद दूसरे लेवल पे जाएंगे, तीसरे लेवल पे जाएंगे, तो फिर वो उनका एक ड्रीम होता है कि मुझे अचीव करने हैं कुछ एडवांस लेवल के योगा पोजेस। तो आपने जब योगा स्टूडियो किस नाम से वहाँ पर शुरुआत की है? जो हमारा योगा स्टूडियो वहाँ पे सात्विका योगा नाम से है, और एक दूसरा है वो डिवाइन योगा पिलाटेस करके, योगा एंड पिलाटेस के हैं दोनों स्टूडियो हमारे। योगा और पिलाटे अलग? हाँ, योगा जो है वो भारत का है, पिलाटेस अमेरिका का एक वो है, मशीन्स लगती हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो पिलाटेस अभी बहुत पॉपुलर हुआ है रिसेंटली, चाइना में भी इंट्रोड्यूस है। हालांकि हाँ, इंडिया में भी बहुत, मुंबई और बड़े बड़े शहरों में बहुत हमारे सेलिब्रिटीज वो पिलाटेस को करते हैं, क्योंकि वो एक फंक्शनिंग सिस्टम है। आपको मशीन्स चाहिए, कुछ बैट्स होते हैं, उसमें मूव्स ईजी हो जाते हैं, तो लोग फिर पिलाटेस को भी बहुत पसंद करते हैं इंडिया में। तो हमारा भी योगा एंड पिलाटेस के ही बिजनेस। तो 10 साल आपको योगा स्टूडियो चलाते हुए, पहले दिन और आज 10 साल बाद क्या फर्क नजर आता है? कि मतलब सफलता जल्दी मिलती? सफलता देखो, सफलता का तो मैं जो पर्सनली देखो, वैसे तो मैं जो हमारे कर्म में, योग में जो लिखा है योगा कर्मासु कौशलम, कि कर्मों की जो कुशलता है वो योग है। मैं भी मानता हूँ कर्मों में, लेकिन कर्म के साथ साथ मैं समझता हूँ कि किस्मत, डेस्टिनी, भाग्य एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम उत्तराखंड से आते हैं, तो हम भाग्य को, तो हम भाग्य प्रधान भी होते हैं, भाग्य को मानते ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप भाग्यशाली हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता मिल जाती है। तो प्रदीप बंगवाल एक ऐसी भूमिका में भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, खासतौर पर की जो ऐसे गांव से आते हैं जहां के लोग जो है दूसरे देशों में जाकर जो है कार्य करते हैं, और किसी तरीके से अगर वो किसी कठिनाई में फंस जाएं तो उनकी मदद करते हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने भी आया जब जो है नई टिहरी के एक गांव के जो है जो होटल में काम करने वाले व्यक्ति थे, वो जो है चीन में उनके साथ जो है एक आकस्मिक घटना हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, और उसके बाद उनका परिवार बेहद मुश्किल और कठिनाइयों में आ जाता है। ऐसे में जो है उनकी मदद के लिए प्रदीप बंगवाल और उनके कई साथी खड़े हुए और उनके परिवार की मदद की। क्या है मामला और किस तरीके से उन्होंने मदद की, आइए जानते हैं। जी सर, जो वो टिहरी के डोबरा गांव का एक नागरिक था, प्रमोद चमुरी नाम था उनका। तो वो चीन में लास्ट 2 सालों से जॉब कर रहे थे। तो वहाँ पे वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, उनके जो मालिक थे वो भी इंडियन थे, और रिसेंटली 10-15 दिन से उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो वो घर जाना चाहते थे। तो उनके मालिक ने उनको घर जाना नहीं दिया, और पता चला कि पिछले 6 महीने से उनको सैलरी भी नहीं दी थी। तो वो लड़का बहुत परेशान था, लेकिन मालिक ने आजकल टालता उसको, प्रेशर डाला, प्रेशराइज़ किया, परेशान किया, घर नहीं आने दिया। तो इन द एंड में जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो मालिक ने क्या किया कि सीधा घर वालों को फ़ोन करा और सिर्फ इतना बोला, ही इज़ अ नो मोर। उसके बाद फ़ोन काट दिया, कोई कांटेक्ट नहीं। परिवार बहुत परेशान हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, गुहार लगाए। फिर मेरे कुछ मित्र हैं, सजदानंद भट्ट हैं, फिर देवरतुड़ी भैया जी हैं, उनका मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा एक मामला है, आप देखिए। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे वीचैट ग्रुप क्रिएट करे, पता लगाया कहाँ कौन है, कहाँ का लड़का है।
तो शाम तक हमें सब पता चल चुका था। उसके बाद हमने सारा वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करा, पुलिस से मिले, लोकल जो CID है, इन्वेस्टिगेशन है, उन सब से मिले। तो उसके बाद जो प्रोसेस था पूरा परिवार के साथ मिलके वो हमने पूरा किया। उसमें सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो ये थे कि डेड बॉडी को जो इंडिया भेजने में कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा था। तो वो हमने वहाँ पे जो पूरा भारतीय समाज है, उत्तराखंड, UP से हैं, राजस्थान, पंजाब से, अलग अलग स्टेट्स का पूरे इंडियन डियास्पोरा जिसे बोलते हैं वो वहाँ पे होता है हर देश में। तो लोग बिल्कुल आगे आए और उन्होंने 22 से 25 लाख रुपए का एक पूरा फंड इकट्ठा किया। सारा पेपर वर्क मेरे द्वारा किया गया। उसके बाद हमने उसको 2 दिसंबर को हमने डेड बॉडी इंडिया भिजवाई और अभी 21 दिसंबर को मैं पर्सनली उनके फादर साहब को टिहरी के डोबरा गांव में मिल के आया। जो भी उनकी बिलोंगिंग्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे जो चीनी सरकार ने दिए थे, वो उनको हैंड ओवर किए और 7,50,000 की धनराशि वो हमने उनके परिवार को, उनके पिताजी को, उनकी आगे के भविष्य के लिए थोड़ा मदद हो सके वो चीन में जो भारतीय समाज है उसके द्वारा हमने उनको दिया। तो जिस तरीके से नई टिहरी का ये मामला हमने सुना, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर आप किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो क्या वो सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे अपने कागजों को तैयार करना चाहिए, किस फर्म से आप जुड़ रहे हैं, कौन सी होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वो ग्रुप कैसा है, वहां जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कागज कैसे होने चाहिए, इस बारे में भी जान लेते हैं प्रदीप बंगवाल जी से। प्रदीप जी, जो युवा इस वक्त जो है दूसरे देश जाना चाह रहे हैं या किसी होटल इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और जाने से पहले किन चीज़ों को जो है जांच लेना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि कहीं वो फंसे ना, कहीं कठिनाई ना होने? सर, अगर मैं चीन की बात करूं या फिर किसी दूसरे देश की बात करूं तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है, विदेश जाना और वहां जाके जॉब करना। तो अगर मैं चीन की बात करूं तो सबसे पहले आपको जैसी आपकी जॉब लग रही है तो आपको पता करना चाहिए फर्म कैसी है, उसमें पहले जो था उसने क्यों जॉब छोड़ी है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, आप एकदम से सोशल मीडिया से पता कर सकते हो कि कौन वहाँ पे था, कैसा था। अगर आपको वो भी पता नहीं चल रहा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए। क्योंकि हमसे बहुत लोग क्या होते हैं कि छुपाते हैं, जब हम कोई काम हो रहा था, विदेश जाना था, हम सोचते हैं नज़र लग जाएगी और हमारा काम पूरा नहीं होगा। लेकिन ये क्या है कि ये एक बहुत बड़े विषय है, आप दूसरे देश में जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को बताइए, चलो सबको नहीं बता रहे, कुछ भरोसेमंद लोगों को बताइए और पहले कोशिश करिए कि वहाँ पे कुछ लोग हैं उस सिटी में, तो उनसे बात करिए, उनसे मिलिए। और जैसे आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो सीधा ऐसे नहीं कि मालिक के ही आप साथ जुड़ गए, जो वो आपको बोल रहा आप वो कर रहे हैं। आप बाहर निकलिए लोगों से, क्योंकि हर देश में इंडियन एम्बेसी ने एक ग्रुप बनाए होते हैं प्रवासी भारतीयों के, आप उसमें जुड़िए। क्योंकि सरकार की एक मुहिम होती है कि आपको खुद जुड़ना पड़ेगा उनसे। आप उनसे जुड़िए, बराबर कांटेक्ट में रहिए, जो आपकी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि मालिक आपका शोषण कर रहा है और आप सही जा रहे हैं। जैसे भाई प्रमोद चमोली के साथ हुआ, वो अपनी बात उसने 2-4 लोगों को पहुंचाई, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाया जो उसकी एक्चुअल में हेल्प कर सकते थे। तो मैं चाहूँगा कि और भाई इस स्थिति में ना फंसे या किसी भी स्थिति में ना आए, तो वो बहुत ही मतलब एहतियात बतलें इन चीज़ों के मामले में और अवेयर रहें हर चीज़ को लेके। इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें, कंसुलेट के कांटेक्ट में रहें। आजकल तो सोशल मीडिया है, डिजिटल है, हर चीज़ बहुत ऑनलाइन है। पहले का ज़माना नहीं है कि कोई आपको पता नहीं चलेगा। आजकल हर चीज़ बहुत, हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही डेवलप कर चुका है। तो मेरे हिसाब से पहला जो है अवेयरनेस है वो आपको खुद दिखानी पड़ेगी, उसके बाद लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो और लीगल तरीके से जाइए, क्योंकि हर देश की पुलिस आपकी हेल्प करना चाहती है, क्योंकि आप वहाँ पे दूसरे देश के एक नागरिक हैं और आप उनके लिए एक बहुत सेंसिटिव एक मतलब व्यक्ति होते हैं। तो अगर आपके पास लीगल पेपर रहेंगे, अगर आप लीगल तरीके से गए हो, तो ज़रूर है आपकी मदद होएगी। तो ये चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखना चाहिए जो भी विदेश जा रहा है, कि कहाँ जा रहा है, किसके पास काम करेगा, जो पहला था उसने क्यों छोड़ा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। इस प्रकार की जो है वो बरतनी चाहिए सावधानी। और ऐसे कई ग्रुप्स भी बने हैं वहाँ पर जिनसे जो है युवा मदद ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे इंडिया में व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, सबके फ़ोन में होते हैं अलग अलग ग्रुप के। चीन में वीचैट चलता है तो वीचैट में ग्रुप्स बने होते हैं। मेरे ही फ़ोन में अभी मैं आपको दिखाऊं तो 10 से ज़्यादा ग्रुप हैं। तो इंडियन इन ग्वांगजू करके है, इंडियन इन चाइना करके है, योगीज इन
चाइना करके हर इंडस्ट्री के अलग अलग इंडियन, तो हम उसमें कनेक्ट रहते हैं, बात करते हैं। अभी होटल्स वालों के हमने नए नए ग्रुप बनाए हैं, पहले से भी ग्रुप हैं, हेल्प फॉर द ग्रुप्स करके चलते हैं, हेल्प फॉर द शेफ करके चलते हैं। प्रमोद के लिए हमने एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया था, हेल्प फॉर शेफ प्रमोद या जस्टिस फॉर शेफ प्रमोद करके। तो उसी में हमने डोनेशन इकट्ठा किया, सारी जानकारियाँ लोगों के साथ साझा करी कि अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डेड बॉडी इंडिया पहुँच गई, नहीं पहुँच गई। अभी मैं पहुँचा था यहाँ पे इंडिया, तो जैसे ही मैंने उसके पिताजी से वो साइन करवाया पेपर वो पैसे देने का, तो फिर मैं वापस लोगों को भेजा, तो लोगों को पता चला, अवेयरनेस बड़ी है। तो ग्रुप्स बने होते हैं वो हेल्प के लिए बने होते हैं, और वहाँ पे भी जो बिजनेसमैन कैटेगरी के लोग होते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े देव भैया जैसे, तो वो लोग बहुत आगे आते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने वो सक्षम हो चुके होते हैं मदद करने के लिए, तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। इसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर 25 लाख रुपए हमने जमा किए थे, तो 18 लाख रुपए की धनराशि वो जितने भी बिजनेसमैन थे चाइना में, उन्होंने ही उनके द्वारा दी गई है, और बाकी जो था वो जॉब वाले, हमारे होटल वाले, योगा वाले, उनका हुआ है। तो लोग मदद करते हैं अगर आप उनके पास मदद के लिए जाएंगे। इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं कि उत्तराखंड के लिए जो प्रवासी उत्तराखंडी इस वक्त जो है कई देशों में इस वक्त कार्य कर रहे हैं, वो अगर लौटते हैं तो कितनी मदद उत्तराखंड के लिए होगी? पलायन की समस्या से जिस तरीके से हम जूझ रहे हैं, यहाँ के यूथ को मार्गदर्शन देने के लिए आप क्या समझते हैं कि प्रवासी उत्तराखंडी योजना जो है वो कितनी कारगर साबित होगी आने वाले समय में? जो ये उत्तराखंड का प्रवासी जो योजना है, मैं इसको सोशल मीडिया के द्वारा देखा, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा एक कदम है सरकार का। और कहीं ना कहीं जो लोग शक्तिशाली हैं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, किसी भी रूप से, तो ऐसे लोगों का जो इम्पैक्ट होता है बहुत जल्दी पड़ता है यूथ के ऊपर, क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत लंबा पीरियड दिया है और वो पहुँचे हैं कहीं मुकाम पे, और दूसरे देश में एक मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सी वो कठिनाइयाँ आती हैं। तो अगर किसी ने एक मुकाम हासिल किया तो उसने बहुत कुछ अचीव किया होगा। उसके बाद तो लोग क्या है, जो यूथ होता है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है, उनका जो गाइडेंस लेना चाहता है, जैसे देवतुड़ी भैया हैं, उनका भी हर कोई उनको सुनना चाहता है, देखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं और वो अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी पहल है। और क्योंकि उन लोगों के पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो सारी पावर होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ होती है जिसके लिए वो हमारे समाज के लिए, अपने गांव के लिए, गली के लिए, मोहल्ले के लिए कुछ कर सके। तो आई थिंक इट्स अ रियली बेटर, ये एक बहुत अच्छा योजना है उत्तराखंड सरकार की। तो रुद्रप्रयाग से निकले, चीन पहुँचे, कहते हैं मैनिफेस्टेशन करना इस वक्त जिस तरीके से हम देखते हैं, मैनिफेस्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। आपकी भी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई सपना है कि प्रदीप बंगवाल एक ऐसा नाम बनना चाहिए आने वाले समय में? क्या मतलब किस भूमिका में अपने आप को देखना चाह रहे हैं आने वाले समय? अब बिल्कुल बिल्कुल, देखो सपना सभी के होते हैं, और खासकर कहते हैं ना कि हम उत्तराखंड पहाड़ के, जो हम छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे छोटे परिवारों से आते हैं, तो हम तो सपनों को ही लेके ही पैदा होते हैं। तो होता है मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट किया भी था गंगा घाट पे जब संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे आश्रमों में, गुरुकुलों में, उस टाइम पे भी कुछ सपने थे। तो धीरे धीरे अब सपने क्या होते हैं, कभी पूरे नहीं होते हैं। आज एक सपना है तो कल दूसरा बन जाएगा। तो पहले था कि कुछ ऐसा करूं कि ऋषिकेश में लोग जाने, तो जब गंगा आरती शुरू की तो काफ़ी लोगों ने जाना। फिर हुआ कि नहीं, अपने परिवार के लिए कुछ और अच्छा करूं, तो फिर विदेश गए, विदेश में होकर थोड़ा अच्छी नौकरी लग जाए तो अच्छी नौकरी पाए, फिर कि अपना काम हो जाए तो अपना काम। तो अब मेरा ये है कि मैं कुछ बिजनेस के मुकाम पे, मतलब बिजनेस की फील्ड में ऐसा मुकाम पाऊँ कि स्टेबल हो जाऊँ, जैसे देवतुड़ी भैया हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम समाज की मदद तभी कर पाएंगे जब हम खुद अपनी मदद कर पाएंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे हम। तो क्योंकि अर्थ का एक बहुत बड़ा महत्व होता है समाज सेवा में, बिना अर्थ के कोई मदद नहीं हो पाती। बातें हो सकती है, मदद नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं मैं भी, मेरी भी एक प्रयास है, कोशिश है, और एक मैनिफेस्ट है कि मैं एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन चीन में बनना चाहता हूँ, और कल की डेट में, फ्यूचर में मैं भी अपने उत्तराखंड, अपने ऋषिकेश या पहाड़ के लिए भी कुछ ना कुछ योगदान कर सकूँ, ताकि कल की डेट में लोग मुझे भी याद रखें। आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है बहुत ही सफल रही है, जो आपने सोचा वो कर दिखाया। आपकी ही तरह कई युवा ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनका यह सपना होगा कि हमें भी आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है। उनके लिए आप संवाद 365 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे उसमें आपको एक तो उम्मीद हमेशा कायम रखनी है। गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत सी बार बहुत भाइयों को गाइडेंस नहीं मिलती कि उन्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो गाइडेंस का भी बहुत बड़ा रोल है। बाकी मेहनत,
वो आपको इन द एंड मोमेंट तक करनी है, मुकाम पे पहुंच के भी करनी है, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप एवरेस्ट पे पहुंच गए हैं तो उसके बाद आपने सब कुछ जीत लिया। उसके बाद भी इंसान को बहुत कुछ हासिल करना ज़रूरी होता है। यही एक जीवन है। जिस तरीके से प्रदीप बंगवाल जी ने बताया कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए और वो मुकाम भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आपके दिल में वो जज्बा और वो जुनून हो उस सफ़र को तय करने का। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे प्रदीप जी आपका हमसे बातचीत करने का, समाज 365 में आने के लिए। तो ये थी खास मुलाकात प्रदीप बंगवाल जी के साथ। ऐसी ही खास मुलाकातें आपसे आगे भी कराते रहेंगे और कई राष्ट्रीय खबरों से भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल संवाद 365 को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।